हेलो स्टूडेंट्स, मल्टी टैलेंट 11 में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बार फिर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 एनुअल एग्ज़ाम का जो मॉडल पेपर बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसे लेकर उपस्थित हुए हैं। सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है और हम आज मैथमेटिक्स के क्रमशः सभी प्रश्नों को जानेंगे, वह ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सबको यह जानेंगे कि इसका उत्तर क्या होगा और क्यों होगा। बिहार बोर्ड द्वारा जारी यह मॉडल पेपर यह बच्चों को बताने के लिए जारी किया गया है ताकि परीक्षा में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका कतई मतलब यह नहीं है कि यही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। हम प्रयास करेंगे कि यदि कोई प्रश्न दिया गया है तो उस प्रश्न के और भी एग्जाम्पल हम देखें और प्रश्न को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है P/Q, जहाँ PQ पूर्णांक हैं, Q = नॉट जीरो के रूप में 0.41 रेकरिंग को लिखा जा सकता है। तो किस रूप में लिखा जा सकता है? तो इसका सही आंसर है 41/99। लेकिन 41/99 कैसे होगा तो हम इसे हल करके देखते हैं। तो आप ध्यान देंगे 0.41 रेकरिंग, या इसे हम 0.41 बार भी पढ़ते हैं। इसे हम जब भिन्न के रूप में लिखेंगे तो 41/99 होगा। कैसे होगा? तो हम जानते हैं कि यदि 0.41 रहे, इसके ऊपर रेकरिंग नहीं रहे और इसे हम भिन्न के रूप में बदलें तो 41/100 होगा। लेकिन जब 0.41 रहेगा और उस पर रेकरिंग रहेगा तो हम इसे 41/100 और एक बार में पूरे अंकों पर रेकरिंग है तो -1 लिखते हैं। इस तरह हमें 41/99 प्राप्त होता है। यह किसी रेकरिंग दशमलव वाली संख्याओं को भिन्न में बदलने का नियम है। इस पर और कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे 0.32 के ऊपर रेकरिंग है, इसे यदि हम भिन्न के रूप में बदलें यानी परमेय संख्या के रूप में बदलें तो यह होगा 32/100 और इसमें से एक कम कर देंगे यानी 32/99। एक और उदाहरण देखते हैं, थोड़ा सा जो इससे हट के है लेकिन अनिवार्य है। 1.15 रेकरिंग, यानी आप देख रहे हैं कि 1.1 उसके बाद 5 है और सिर्फ 5 पे रेकरिंग है, 1 पे नहीं है। तो अगर इस तरह की कोई दशमलव वाली संख्याएं दी गई हो तो फिर इसे हम कैसे भिन्न के रूप में बदलेंगे? तो इसका नियम यह है कि जितनी संख्या दी गई रहती है, जैसे उसे 115 पूरा लिख देंगे और जितना रेकरिंग फ्री संख्या है उसको इसमें से घटा देंगे और बट्टा, आप दशमलव के बाद देख रहे हैं 2 अंक है यानी 1 पर 2 0 100, उसमें से हम देख रहे हैं कि दशमलव के बाद 1 अंक रेकरिंग फ्री है यानी -1 0, यानी उसमें से 10 हम घटा देंगे। और इस प्रकार आप देखें कि 115 से 11 घटाएंगे 104 आएगा और नीचे बट्टा में 100 से 10 घटाएंगे 90 आएगा। क्योंकि यह 2 से विभाज्य है तो इसलिए ऊपर नीचे हम 2 से जब विभाजित करेंगे तो 104 2 से कटने के बाद 52 आएगा और 90 कटने के बाद 45 प्राप्त होगा। अर्थात 52/45 हमारा भिन्नात्मक यानी परमेय संख्या होगा। एक और उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे 1.5 के ऊपर रेकरिंग है तो टोटल अगर ले तो 15 से एक चूंकि रेकरिंग फ्री है ना तो उसको इसमें से घटा देते हैं। तो 15 - 1 और नीचे दशमलव के बाद एक ही अंक है यानी 1 पर 1 0 यानी 10, और इसमें से हम चूंकि अभी बताए थे कि अगर एक बार रेकरिंग हो तो 1 माइनस होता है यानी 5 पर रेकरिंग है तो हम इसमें से 1 घटा देंगे और इस प्रकार हमारा 14/9 प्राप्त होगा। अब हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? हमारे पास ऑप्शन है A √9, B √8, C √16, D √25। तो इसे हम हल करके ही देखेंगे ताकि हम बढ़िया से समझ सकें। तो देखिए, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो पहला ऑप्शन है √9 तो इसका परिपूर्ण वर्गमूल प्राप्त हो जा रहा है +-3। दूसरा जो दिया गया है B ऑप्शन √8, तो इसका अगर हम गुणनखंड करें तो देख रहे हैं √2 × 2 × 2 यानी 3 2 आ रहा है। चूंकि वर्गमूल है 2 का सेट लगेगा बाहर निकल जाएगा तो हमें 2√2 यानी √8 का 2√2 वर्गमूल के रूप में प्राप्त होगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमें √2 प्राप्त हो रहा है। अर्थात यह जो ऑप्शन है ऑप्शन B √8 यह एक अपरमेय संख्या है।
अब हमारा तीसरा प्रश्न है, बहुपद 6x-21 का शून्यक है। तो हमेशा इसे ध्यान रखना है कि जब भी किसी बहुपद का शून्यक पूछा जाए तो उसे शून्य के बराबर करके उसे हल कर देते हैं। तो चलिए हल करते हैं। तो ध्यान देंगे, 6x-21 बराबर 0 या 6x बराबर 21 या x बराबर 21/6, जो 3 से विभाज्य होगा, 3 से 6 2 बार में और 3 से 21 7 बार में। इस तरह x का मान 7/2 होगा, जो आंसर होगा। अगला प्रश्न हमारा है बहुपद x² - 10x + 25 का घात है। हमारा ऑप्शन है A1, B2, C0, D25। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा बहुपद है उसमें चर का अधिकतम घात 2 है, और किसी भी बहुपद या समीकरण में चर का जो अधिकतम घात होता है वही उस बहुपद या समीकरण का घात होता है, यानी बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण कौन है? तो ध्यान देंगे, इसमें ऑप्शन है x² + 5√x + 3 = 7। कोई भी द्विघात बहुपद या समीकरण में यदि चर का पावर ऋणात्मक या भिन्नात्मक हो तो वह बहुपद या समीकरण नहीं होता है, इसलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं कि बी है x - 1 का होल क्यूब, तो ऐसे ही इसका पावर 3 होगा, तो फिर यह द्विघात बहुपद नहीं होगा। तीसरा है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल 2 × x + 1, तो इसमें देख रहे हैं कि जब x + 1 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो x का घात हमें 2 प्राप्त होगा, अर्थात हमारा सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो m³ n² और m² n² का मौसा होगा। तो चलिए इसे हल करके देखते हैं। प्रश्न में हमें जो दिया गया है कि m³ n² और m² n² का HCF क्या है, यह हमें ज्ञात करना है। m³ और n² m³ n² का गुणनखंड करने पर m × m × m × n × n हमें प्राप्त हो रहा है। आगे है m² n² यानी m × m × n × n। जब हम HCF ज्ञात करते हैं तो HCF ज्ञात करने का नियम यह होता है कि हम जो भी संख्याएं दी गई होती हैं उनके गुणनखंड का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम लेते हैं, जो दोनों में हो और अधिक से अधिक हो। तो देख रहे हैं m³ n² का जो गुणनखंड है उसमें m 3 बार है, m² n² में m 2 बार है, यानी 2 बार m दोनों में है, तो हम 2 m ले लेंगे। तो हम 2 m ले लेंगे m × m, और उसी प्रकार n ऊपर वाले में भी n × n 2 बार, नीचे भी 2 बार, यानी 2 बार इसको ले लेंगे। तो इस प्रकार से हमें m² n² हमारा आंसर प्राप्त होगा। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन सी होगा, जो m² n² है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a और 18 का लसाअ 36 है तथा a और 18 का मसाअ 2 है तो a बराबर क्या है? ऑप्शन है A3, B4, C2, D1। तो इसे हम हल करके देखेंगे कि इसका मसाअ क्या होगा। प्रश्न से पहली संख्या a है, दूसरी संख्या 18 है, और एलसीएम यदि 2 संख्याएं हैं और दोनों को a और b मान लें तो दोनों संख्याओं का एलसीएम 36 और HCF 2 दिया गया है। और हम सब सूत्र पढ़ चुके हैं पहले कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अर्थात a × b बराबर ab का एलसीएम गुणे ab का HCF होता है। यदि हम दिए गए मानों को रखें तो a × 18 बराबर 36 × 2, इस तरह a बराबर 36 × 2 का होल बाई 18, 18 से 36 2 बार में विभाज्य होगा, और इस प्रकार हमारा 4 आंसर प्राप्त होगा, अर्थात ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है हमारा, 2 अपरिमेय संख्याओं 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल है। एक परिमेय संख्या यानी a परिमेय संख्या, b अपरिमेय संख्या, c a या b और d है इनमें कोई नहीं। तो हम इसे हल करके ही इसका उत्तर प्राप्त करें तो ज़्यादा अच्छा होगा और हम इसे बढ़िया से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। 2 + √3 तथा 2 - √3 का गुणनफल
अगर करते हैं तो इसके लिए सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी पर हम इसे हल करेंगे तो ये होगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। तो फिर हमें प्राप्त होगा 4 माइनस 3 इक्वल 1। तो यह एक परमेय संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक है। ऑप्शन है ए -4 -5, बी 5 4, सी -5 4, डी है 5 -4। तो हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 जब शून्यक प्राप्त कर रहे हैं तो इक्वल टू 0 कर देंगे, या एक्स स्क्वायर हम फर्स्ट इंटू लास्ट से इसे सरल कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर में -20 से एक्स से इंटू करेंगे और फिर उसका इस प्रकार गुणनखंड करेंगे जिसे गुणा करने पर तो -20 एक्स स्क्वायर प्राप्त हो और जोड़ने या घटाने पर फिर हमें प्लस एक्स प्राप्त हो। तो हम जान रहे हैं 5 चौके 20 और अगर 5 से 4 को घटाएं तो हमें 1 यानी x आ जाएगा। तो वही हम रखें एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल 0। x कॉमन लेने पर x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन लेने पर x और माइनस माइनस प्लस और 4 से 20 में भाग देंगे तो 5 प्राप्त होगा, यानी x प्लस 5 ही प्राप्त होगा इक्वल 0, या x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4। एक्स प्लस 5 मिलके x प्लस 5 हो जाता है और x माइनस 4 ये दोनों मिलके 1 हो गया, x माइनस 4 इक्वल 0। यदि x प्लस 5 इक्वल 0 तो x बराबर -5, x माइनस 4 इक्वल 0 तो x बराबर 4। तो इस प्रकार ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन सी है -5 और 4, यह हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के मूल अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हाउ मच, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम बहुपद से एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी a b c हम छांट लेंगे, यानी a बराबर 2, b बराबर 5, c बराबर -12। चूँकि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी -5/2, यानी ऑप्शन बी सही है, -5/2 आंसर हमारा राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हैं, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा। तो हमारे पास ऑप्शन है a 2, b 4, c -4, d 1। तो हमें जो बहुपद दिया गया है वह है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। इसमें हम ए बी सी पहले छांट लेंगे, a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 1। यहाँ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का हमें मान ज्ञात करना है। हम इसे थोड़ा हल करेंगे। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर हम एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम होगा और फिर हमें बीटा प्लस अल्फा बट्टा अल्फा इंटू बीटा प्राप्त हो रहा है। इसमें बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योग है और उसका सूत्र होता है -b/a बट्टा c/a। जब हम इसे भाग देंगे यानी -b/a में c/a से भाग देंगे तो इस रूप में होगा -b/a इंटू a/c, a कट जाएगा और -b/c प्राप्त होगा। हम इसमें मान को रखेंगे तो चूँकि b का मान 4 है और तो इसलिए हम रखेंगे तो -4 बट्टा c का मान 1 है तो 1 -4 बट्टा 1 या -4, और इस प्रकार से सी ऑप्शन -4 हमारा राइट आंसर होगा। अगला 12 नंबर हमारा प्रश्न है यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9k बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। ऑप्शन दिया गया है a बराबर 3/2, b बराबर -2/3, c बराबर 2/3, d बराबर -3/2। तो इसे भी हम हल करते हैं। तो हमारा प्रश्न है के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9k बराबर 0। इसमें अल्फा प्लस बीटा बराबर मान निकालना है और अल्फा इंटू बीटा का जब ये दोनों का मान क्या है समान है तो हम सबसे पहले इसमें ए बी सी डी छांट लेंगे। a यानी a माने एक्स स्क्वायर का गुणांक k, b माने x का गुणांक 6, c माने अचर पद यानी 9k। चूँकि अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा या -b/a बराबर c/a,
नीचे देख रहे हैं ए दोनों पक्ष में समान चिन्हों में है, तो हर में है तो कट जाता है, तो -b बराबर c या -6 बराबर 9 के, इसलिए k बराबर -6/9 यानी -2/3, यानी सही आंसर हमारा b है -2/3। इसलिए k बराबर -6/9 और यह 3 से विभाज्य होगा, 3 से -6 2 और 9 3 बराबर -2/3, अर्थात हमारा राइट आंसर b -2/3 है। अगला प्रश्न है, यदि x बराबर 1 दोनों समीकरणों x² + x + a = 0 और bx² + bx + 3 = 0 के मूल हों तो ab बराबर हाउ मच, यानी a और b का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन दिया गया है a 4, b 3, c -3, d -4। तो इसे हल करके ही हम ज्ञात करेंगे। तो इसका हल हम देखते हैं। तो हम देख रहे हैं x² + x + a बराबर 0 और bx² + bx + 3 = 0, जहाँ x का मान 1 है और a × b हमें ज्ञात करना है। तो px यानी जहाँ हम x का मान क्या रख रहे हैं, 1 रख दे रहे हैं, तो px हमें दिया गया है x² + x + a = 0। जब x का मान 1 रखेंगे तो होगा 1² + 1 + a = 0, 1 + 1 + a = 0 या 1 1 2 होगा, इधर जाएगा तो -2, इस तरह a का मान -2। पुनः px बराबर हमको दिया गया है bx² + bx + 3 = 0। जब हम x के स्थान पर 1 रखेंगे तब होगा b × 1² + b × 1 + 3 = 0 या 1² 1 होगा, 1 से b में इंटू करेंगे b होगा, 1 से b में इंटू करेंगे b होगा, इक्वल टू ये देख रहे हैं इधर +3 उधर गया तो -3, इसलिए b बराबर -3 और इधर b 2b तो फिर जाके 2/2 होगा, अर्थात b बराबर -3/2। अब a × b हमें ज्ञात करना है, तो a का मान -2 है, इंटू b का मान -3/2 है, 2 से 2 कट जाएगा और माइनस यहाँ 1 है, -3 है, इंटू होगा तो 3 आएगा। इस तरह हमारा प्रश्न 13 का आंसर 3 होगा। अगला 14 नंबर हमारा प्रश्न है, यदि 2 का पावर x + y है और ये बराबर है 2 का पावर x - y के, और यह बराबर है 2 का पावर 3/2 के, तो y का मान हमें ज्ञात करना है। हमारा जो ऑप्शन है वह है 3/2, 1/2, 0 और इनमें कोई नहीं, तो इसे हम हल करके ही ज्ञात करते हैं। प्रश्न 14 का हल है 2 का पावर x + y बराबर 2 का पावर x - y बराबर 2 का पावर 3/2, तो y बराबर हाउ मच। तो इसे जब हम हल करेंगे देख रहे हैं कि सब आधार सेम है, तो इसका पावर भी सब आपस में सेम ही होगा, यानी x + y = x - y = 3/2। तो हम ऐसे इसको समीकरण मानेंगे x + y बराबर 3/2 समीकरण 1 और x - y बराबर 3/2 समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 में से हम समीकरण 2 को घटा देंगे, यानी x + y बराबर 3/2, x - y बराबर 3/2। चूँकि हम घटा रहे हैं चिन्ह बदलेगा, x वाला कट जाएगा, y + y मिलकर 2y और यहाँ 3/2 -3/2 ये भी 0 होगा और इस तरह से y का मान हमें 0 प्राप्त होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है cos θ × cosec θ बराबर हाउ मच, यानी इसका मान हमें ज्ञात करना है। ऑप्शन है a tan θ, b cot θ, c sec θ, d cos θ। तो इसे भी हल करके देखते हैं। तो हम देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 15 है, cos θ × cosec θ बराबर हाउ मच है। cos θ × cosec θ बराबर होता है 1/sin θ, जैसे हम लिखे भी हैं, चूँकि cosec θ बराबर 1/sin θ ये सूत्र है। इस तरह आप देख रहे हैं कि cos θ में 1 से इंटू करेंगे cos θ बट्टा sin θ इक्वल टू होगा cot θ। ये भी सूत्र है कि cot θ बराबर cos θ बट्टा sin θ होता है, इसलिए हम cos/sin को cot θ में लिख सकते हैं, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। इस प्रकार हमारा यह वीडियो समाप्त हुआ। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इसका अगला वीडियो प्राप्त हो सके। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।